औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ पार्ट फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हैं बेटा हमारे पेज नंबर 184 से। आज हमने पढ़ना है इंसानी खून के ग्रुप। तो मुख्तलिफ़ इंसानों के खून में फ़र्क बेटा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ नामी प्रोटीन की मौजूदगी या अदम मौजूदगी की बदौलत होता है। एंटीजन जो है खून के सुर्ख खलियात की सतह पर के ऊपर और एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में मौजूद होती है बेटा। खून की सतह पे जो मौजूद होगी वो एंटीजन होगी और खून का जो प्लाज्मा है जिसको पीला पानी कहते हैं हम, तो उसके अंदर जो मौजूद होगी वो एंटीबॉडी होगी। तो ये जहन में रखना, जो एंटीजन है वो बाहर से आती है बेटा और एंटीबॉडी जो है वो जिस्म में ही बनती है। बॉडी जिसके साथ लग जाएगा यानी कि वो बॉडी में ही बनेगी। तो उसकी वजह से खून के ग्रुप है मुख्तलिफ। तो ये खून के ग्रुप यहाँ हैं बेटा A, B और O। ठीक है, तो ये तकरीबन 3 ऐसे याद रख लेना, एक A, एक B, फिर दूसरा AB और फिर O। ये 4 बन जाएंगे इस तरीके से, और 4 के 8 बन जाते हैं। A पॉजिटिव और A नेगेटिव, 2 ये हो गए। B पॉजिटिव B नेगेटिव, 2 ये हो गए, यानी सबके पॉजिटिव और सबके नेगेटिव। तो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो यानी कि ये 4 पॉजिटिव वाले और 4 नेगेटिव वाले बन जाएंगे। तो टोटल इस तरीके से 8 ग्रुप बन जाते हैं। तो 4 के कितने बन जाएंगे? 8। तो हम इसको कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो अफराद में इनके मुख्तलिफ़ अक़साम और इम्तजाज होते हैं। किसी बच्चे का खून का ग्रुप इसके वालिदैन से मौरूसियत पर मुनहसर है। खून के नामुवाफ़िक जो ग्रुपों का मिलाप खून के इंजमाद के बायस बनता है, यानी ब्लड क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन, तो उससे ब्लड ग्रुप जो है उनका पता चलता है। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? मैंने बताया था बेटा ये क्या होते हैं, ABO यानी 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इस सिस्टम के मुताबिक खून की 4 अक़साम हैं, जैसे A, B, AB और O। तो ये 4 बन गए इस तरीके से। तो ये 4 पॉजिटिव वाले और 4 नेगेटिव वाले, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप A क्या है? ब्लड ग्रुप A वाले अफराद में इनके खून के सुर्ख खलियात की सतह पर A एंटीजन और इनके खून के प्लाज्मा में B एंटीबॉडी मौजूद होता है। तो देखें बेटा, एंटीजन जहन में रखना है और एंटीबॉडी, ये 2 अल्फाज हैं। एंड A वाले ग्रुप में एंटीजन A ही होगा और A का मुकाबला करने के लिए प्लाज्मा में B होगा। और ब्लड ग्रुप B वाले अफराद में इनके सुर्ख खलियात के ऊपर एंटीजन क्या होगा? B, और इनके खून के प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा? A। उलट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये ब्लड ग्रुप A, आपने एंटीजन याद रखना, एंटीजन। जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसको एंटीजन A, ब्लड ग्रुप B तो एंटीजन B। ठीक है, और जो एंटीबॉडी होगा वो उसके उलट होगा। A है तो एंटीबॉडी B और B है तो एंटीबॉडी A। फिर आ जाएगा ब्लड ग्रुप AB। ब्लड ग्रुप AB वाले अफराद में इनके खून के सुर्ख खलियात की सतह पर A और B दोनों एंटीजन मौजूद होती है और इनके खून के प्लाज्मा में A या B में से कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, यानी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, और ब्लड ग्रुप O वैसे ब्लड ग्रुप 0 है। ठीक है, ये 0 से O बना है बेटा, क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं होता। ब्लड ग्रुप O वाले अफराद में इनके खून के सुर्ख खलियात की सतह पर A या B में से कोई एंटीजन नहीं होती, लेकिन इनके खून के प्लाज्मा में A और B दोनों एंटीबॉडी मौजूद होती है। तो ये उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो आप सिर्फ ना एक चीज़ याद रख लेंगे तो दूसरी आपको खुद ही याद हो जाएगी। आप ना एंटीजन याद रख लें, A वाले पे एंटीजन A, B वाले पे एंटीजन B, AB वाले पे कोई एंटीजन नहीं, सॉरी दोनों एंटीजन A और B, और O0 वाले पे कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इनके उलट एंटीबॉडी होंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है वो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का ये होता है, ये आपको बताता है कि ये A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है या B नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंस देने वाला जो सिस्टम है वो RH फैक्टर है। RH फैक्टर जो है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर, अगर ये RH पॉजिटिव होगा तो सारे ब्लड ग्रुप क्या होंगे? पॉजिटिव, और RH नेगेटिव होगा तो सारे ब्लड ग्रुप क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बहुत से लोगों के खून के सुर्ख खलियात की सतह पर एक RH फैक्टर भी होता है, ये भी एक एंटीजन ही है, और जिन लोगों में ये मौजूद हो RH पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिन लोगों में ये मौजूद नहीं है तो RH नेगेटिव कहलाते हैं। जो शख्स RH हो इसमें एंटीजन कुदरती तौर पर मौजूद नहीं होती, इसलिए अगर वो RH पॉजिटिव वाले शख्स से खून ले तो इसकी RH इसके खून में एंटीबॉडी बनाने की तहरीक दे सकती है, जबकि RH पॉजिटिव वाला कोई शख्स किसी RH नेगेटिव वाले शख्स से बिला तरद्दुद खून ले सकता है। तो खून के ग्रुपों को लिखने की अलामत क्या है बेटा?
RH पॉजिटिव जिसे आमतौर पर A पॉजिटिव कहते हैं, ARH नेगेटिव, A लगा हुआ ना शुरू में, ARH पॉजिटिव, A पॉजिटिव को कहेंगे बेटा ARH नेगेटिव, A नेगेटिव। BRH पॉजिटिव तो B पॉजिटिव, BRH नेगेटिव तो B नेगेटिव। जहाँ शुरू में B लगा हुआ तो B पॉजिटिव B नेगेटिव है, ये समझ लें, ठीक है। ABRH पॉजिटिव तो AB पॉजिटिव होगा, ABRH नेगेटिव तो AB नेगेटिव होगा। ORH पॉजिटिव इसे आमतौर पर O पॉजिटिव कहेंगे, और ORH नेगेटिव तो ये O नेगेटिव होगा। यानी RH पॉजिटिव तो सारे पॉजिटिव, और RH नेगेटिव तो सारे ग्रुप नेगेटिव होंगे। RH नामुवाफ़क़त क्या है बेटा? RH नामुवाफ़क़त जिसे RH बीमारी भी कहते हैं, ये वो सूरत हाल है जिसमें RH नेगेटिव औरत फ़ीटस के RH पॉजिटिव के खुलियात से मुतासर हो जाए। यानी जो माँ है उसका RH नेगेटिव था, फ़ीटस कहते हैं बच्चे को, माँ के पेट में जो पल रहा था वो RH पॉजिटिव था। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा निज़ाम है बेटा, जो माँ का खून है और जो बच्चे का खून है, हालांकि माँ के खून से ही बच्चे को खुराक भी मिल रही होती है और ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, और बच्चे के जो बेकार मादे हैं पिशी वगैरह वो भी खून के ज़रिए ही बच्चे से होती हुई माँ के ज़रिए, माँ की पिशी के ज़रिए उसके बेकार मादे बच्चे के निकल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो खुलियात हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, बच्चे के और माँ के दोनों के आपस में मिक्सअप कभी भी नहीं होते। लेकिन देखें ये सारा निज़ाम भी चल रहा है और मिक्स भी नहीं हो रहे। लेकिन कभी कभार ये मिक्स अगर हो जाएँ तो ये माँ जो है फिर मुतासर हो जाएगी बच्चे से। अगर माँ नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव था, जिसकी बदौलत इसे खून में RH एंटीबॉडी बन जाती है, और ये बीमारी अज़ खुद होने वाले या करवाए गए इसकाते हमल में ज़ख्मी होने की सूरत में, किसी दूसरे का खून दिए जाने पर, या ज़ची का अंदरूनी मुआयना या कोई कार्रवाई करने पर, या डिलीवरी के दौरान भी हो सकती है। RH नामुवाफ़क़त इस सूरत में हो सकती है जब कोई RH नेगेटिव औरत RH एंटीजन्स वाला खून लगवाए। RH पॉजिटिव खून वाले फ़ीटस की मौजूदगी वाला हर अगला हमल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और शदीद हसासियत के रद्द-ए-अमल का बायस बनता है, जबकि बतदरीज बाद में जो आने वाले हमल ज़्यादा मुतासरा बच्चों को तश्कील देते हैं, जो बिलाखिर यूट्रस ही में मर सकते हैं, जिसको कहते हैं बेटा IUD यानी इंट्रा यूट्राइन डेथ, या स्टिल बर्थ का नाम दिया जाता है। तो बच्चे माँ के पेट में ही मर सकते हैं। हसासियत का ख़तरा ज़्यादातर मंदरजा झेल 3 अवामिल पर मुनहसर है। ट्रांसप्लेसेंटल हेमरेज की मिकदार, प्लेसेंटा कहते हैं बेटा बच्चे के साथ जो गोश्त का एक लोथड़ा सा होता है, जो माँ की बच्चादानी के साथ चिपका होता है, जो माँ से खून के ज़रिए खुराक और ऑक्सीजन हासिल करके बच्चे को देता है, और बच्चे की कार्बन डाइऑक्साइड और जो बेकार मादे हैं वो माँ के ज़रिए बाहर निकलती हैं। और ये प्लेसेंटा जो है एम्बिलाइकल कॉर्ड जो धुन्नी में एक नाली से जुड़ी होती है, उसके ज़रिए माँ और बच्चे का राब्ता कायम करवाई होती है। तो इसके अंदर अगर खून जो है थोड़ा बहुत लीक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसप्लेसेंटल हेमरेज, ठीक है। उसकी मिकदार कितनी है, माँ के मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल की शिद्दत कितनी है, और RH के साथ ABO नामुवाफ़क़त की मौजूदगी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बेटा जिनसे बच्चे का जो है वो ख़तरा हो सकता है। फिर आ जाएगा एक होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है वो, ये बेटा लफ्ज़ होम्योस्टेसिस नहीं है, ये हीमोस्टेसिस है। हीमो कहते हैं बेटा ब्लड को, स्टेसिस मीन रुक जाना। जब कहीं पे चोट लगेगी या कहीं से खून जारी हो जाएगा तो वहाँ पे खून का रुकना या जमना, लोथड़ा बनना, ताकि खून ज़्यादा ज़ाया ना हो, तो उसको हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेसिस क्या है? खून का इंजमाद है, जैसे किसी ख़ास हिस्से में या खून बंदी। इसको बरकरार रखने के लिए खून की ज़िया को बंद करना बहुत अहम है। कहीं से अगर खून यानी कि जारी हो गया तो उसको बंद करना ज़रूरी है। जब खून की किसी नाली पर ये किसी लफ्ज़ आएगा, खून की किसी नाली पर चोट आती है तो खुशकिस्मती से कुदरती तौर पर बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो कि हमें खून के बहुत ज़्यादा ज़िया से बचाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है बेटा। खून में हमारे मौजूद हैं प्लेटलेट्स का काम ही ये है, उनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट इकट्ठे होते हैं और वो अंदर पंचर लगा देते हैं उस नाली को, और खून का एक लोथड़ा सा बना देते हैं, जिससे खून क्लॉट हो जाता है और जम जाता है और मज़ीद बहता नहीं है, पंचर लग जाता है। तो खून की नालियों का खुद ब खुद सुकड़ाव, प्लेटलेट्स का प्लग बनना और खून का जमना सब अवामिल हीमोस्टेसिस पैदा करते हैं। तो पहला क्या है? खून की नालियों का खुद ब खुद सुकड़ाव। अल्लाह का निज़ाम है, ये वो नालियाँ जहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है तो वो खुद ब खुद सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। चोट लगने पर फौरी लेकिन आर्जी तौर पर, यहाँ तौर लफ्ज़ ख़त्म हो गया, खून की नालियों की दीवारों में मौजूद जो हमवार उज़लात हैं उनके सिकुड़ने की वजह से खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं। प्लेटलेट का प्लग बनना, प्लेटलेट्स आ जाएंगे बेटा जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं।
सॉरी बेटा, ये थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। तो प्लेटलेट का प्लग बनना, प्लेटलेट का जो प्लग है यानी जहाँ प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे उसको प्लग कहेंगे। प्लेटलेट्स की एक जगह जमा होने की वजह से बनता है और ये खून की नालियों में छोटे ज़ख्मों को बंद कर देता है। ख़ास तौर पर खून की छोटी नालियों और कैपिलरीज के छोटे ज़ख्मों को तेज़ी से बंद कर देता है। ये खून का जमना या कोआगुलेशन। सिर्फ खून की नालियों का सिकुड़ाव और प्लेटलेट प्लग बड़े ज़ख्मों को बंद करने के लिए काफ़ी नहीं होते। जब खून की नालियों को शदीद नुकसान पहुँचे तो कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्लाट यानी खून का लोथड़ा बन जाता है। तो ये थे बेटा हमारे हीमोस्टेसिस और ब्लड ग्रुप हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हार्ट, दिल। बेटा दिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को पढ़ना या समझाना। ये हम थोड़ा सा लेक्चर लंबे कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो कोर्स है ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो और बच्चों को कुछ ना कुछ कम से कम समझ आ जाए ताकि वो आसानी से याद कर सकें। तो दिल क्या है बेटा? एक बालिग इंसानी दिल का जो कुंद है यानी दिल कौन की शक्ल का होता है। यहाँ कुंद लगा, कुंद ख़त्म कर लो। तो इंसान का दिल जो है वो कौन की शक्ल का होता है और तकरीबन बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ये मरूजियाँ बन सकती हैं, किस शक्ल का होगा, कौन की शक्ल का, कितना होगा, बंद मुट्ठी जितना। दिल सीने में थोरेसिक कैविटी, जिसको सीने का पिंजरा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? थोरेसिक कैविटी इंग्लिश में, उसमें मौजूद है। फेफड़ों के दरमियान वाक़ यानी दोनों फेफड़ों के, राइट और लेफ्ट लंग। ठीक है। मौसर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको CPR कहते हैं, का दारोमदार दिल की शक्ल के बारे में मालूमात और इसकी पोजीशन या मकाम का तयन करने पर है। ये बेटा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वो होता है जो हम मसनूई तौर पर जब कोई शख्स मर जाता है तो मरने के 5 मिनट के अंदर अंदर उसका दिल पंप करना शुरू करते हैं ऊपर से दबाव डाल के। अगर दिल पंप करेंगे तो वो अंग्रेज़ कहते हैं कि हम 96% मरीज़ों को ज़िंदा कर लेते हैं इस टेक्निक से। तो इसको हम क्या कहते हैं? CPR। CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है। तो उसमें दिल के ऊपर दबाव डाले जाते हैं, ऊपर से, सीने के ऊपर से, लेकिन दबाव डालेंगे कहाँ? जहाँ जब हमें दिल की पोजीशन का सही पता होगा। तो दिल थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है। दरमियान में जो सीने की हड्डी है थोरेसिक कैविटी की, वो स्टर्नम है। स्टर्नम के ऊपर एक हाथ रखेंगे, जो आपका पावर हैंड है उसके ऊपर वो रखेंगे। यानी अगर लेफ़्ट हैंड पावर है तो राइट नीचे और लेफ़्ट ऊपर। जो पावर हैंड है ना उसको आपने ऊपर रखना है। कुछ लोग सज्जे से अच्छा काम करते हैं, कुछ खब्बे हाथ से। तो जो पावर हैंड है ऊपर रखना है और उसको पुश करते जाना है 100 मरतबा या 120 मरतबा पर मिनट की स्पीड से, और पुश करते करते जाना है। लेकिन ये काम करते हैं हम पहले 5 मिनट के अंदर बंदा मरने के बाद। ऐसे ही नहीं बंदा ज़िंदा हो और उसका दिल पंप करना शुरू कर दो। जब देखना है कि उसका दिल चल नहीं रहा, अभी अभी बंद हुआ है, अभी अभी ये सांस ले रहा था, तो तब स्टार्ट करना होता है ये। ठीक है। तो ये कब होगा रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन? जब आपको दिल की शक्ल और इसकी पोजीशन का पक्का पता हो। इन सूरतों में जहां अचानक दिल धड़कना बंद कर दे, ये दिल बना रखा है बेटा, देख लें। ठीक है। तो CPR इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। दिल जिस्म के तमाम हिस्सों में खून पंप यानी खारिज करता है। दिल के 4 खाने होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं यानी दायां वेंट्रिकल और बायां वेंट्रिकल, और 2 एट्रिया होते हैं यानी दायां और बायां। ठीक है। एट्रिया जो है ना ऊपर वाले बेटा खाने हैं और वेंट्रिकल जो हैं वो नीचे वाले। तो एट्रिया भी राइट और लेफ़्ट होंगे, वेंट्रिकल भी राइट और लेफ़्ट होंगे, तो यानी 4 खाने हो गए। ठीक है। तो ये एट्रिया भी यानी दायां और बायां एट्रिया, और वेंट्रिकलों के दरमियान वाल्व होते हैं यानी ढक्कन या पर्दे होते हैं जिनके ज़रिए खून एट्रिया से वेंट्रिकल की सिमत बहता है, और ये वाल खून को वापस वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ बहने नहीं देते। यानी वाल का काम है बेटा खून की यूनिडायरेक्शनल जो सलाहियत है उसको बढ़ाना, यानी यकसिमती बहाव। यानी खून जिस तरफ से जा रहा है उस तरफ से वापस कभी नहीं आएगा, घूम के दूसरी साइड से वापस आएगा, तो इसको कहते हैं यकसिमती बहाव। तो ये जो वाल है बीच में, ये यकसिमती बहाव जो है वो बरकरार रखते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको दिल बेटा, ये ऊपर बना रखा है। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये एट्रिया राइट एट्रियम, और ये लेफ़्ट एट्रियम में लिखा हुआ भी है राइट एट्रियम, और ये लेफ़्ट एट्रियम जो नीचे वाले खाने हैं ये राइट वेंट्रिकल है, ये लिखा हुआ है, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये लिखा हुआ है। तो ये 4 खाने हैं और इनके बीच में बेटा ये वाल हैं। ठीक है। इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल, इसको कहते हैं बाइकस्पिड या मित्रल वाल। ठीक हो गया। 4 ही खाने हैं, 4 ही वाल हैं। फिर होता है कि एओर्टिक वाल, ये ऊपर वाली जो शरीयान आज़म है ये एओर्टा कहलाती है, सबसे बड़ी शरीयान है। इसको जो जाता है वाल ये एओर्टिक वाल कहलाता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मो लंग्स को कहते हैं, फेफड़ों को जहाँ खून साफ़ होने के लिए जाता है, तो इसका भी एक वाल होता है जिसको हम पल्मोनरी वाल कहते हैं। तो 4 ही वाल और 4 ही इसके चैम्बर होते हैं, खाने। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है।
तो ये वाल खून को वापस वेंट्रिकल से एट्रिया में की तरफ नहीं बहने देते। दायां वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड खून पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए फेफड़ों की तरफ भेजता है और बायां वेंट्रिकल साफ खून तेज़ रफ्तारी से दिल से एओर्टा में खारिज करता है और जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचता है। यानी बेटा एओर्टा जो है सबसे बड़ी शरीयान आज़म है, इससे जो खून पहुंचेगा वो पूरी बॉडी को सप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन वाला होगा। ठीक है, दर हकीकत दिल एक जगह दो पंपों की तरह काम करता है। दिल के दाएं हिस्से में इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों से गंदा खून वापस आता है और फेफड़ों तक पहुंचता है। ये देखें बेटा, दो किस्म की सर्कुलेशन है। पूरे जिस्म से गंदा खून आया और फिर जाएगा वो फेफड़ों में, और फेफड़ों से साफ़ होने के बाद दोबारा दिल में आएगा और दिल दोबारा उसको फिर पूरे जिस्म में भेजेगा साफ़ खून को, और वो साफ़ खून दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आ जाएगा आपके दिल में। तो डबल पंप करा होता है, एक फेफड़ों से दिल तक, दिल से फेफड़ों तक, और दूसरा दिल से पूरे जिस्म तक और पूरे जिस्म से दोबारा दिल तक। तो डबल पंप कर रहा होता है ये। फिर जो है बेटा, फेफड़े पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए साफ़ खून को दिल के बायां हिस्से को वापस भेज देते हैं। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन फेफड़ों से खून में शामिल हो जाती है। तो खून की कुछ नालियाँ हैं बेटा, ये हम देख लेते हैं। खून की नालियाँ बेटा, खून की नालियाँ खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से लेकर जाने वाले और दिल में वापस लेकर आने वाली ट्यूब्स हैं बेटा। इनके अलावा ये खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने में भी हिस्सा लेती हैं, और जो उज़लात मेहनत और मुशक्क़त मसलन वर्जिश वगैरह का काम कर रहे हों, इनकी तरफ खून की गर्दिश तेज़ कर देती हैं। खून की नालियाँ तीन तरह की होती हैं, शरीयानें या आर्टरीज़। जो शरीयानें या आर्टरी होंगी बेटा, वो ऑक्सीजन वाला खून पूरे जिस्म को पहुँचाएँगी, और कहाँ से पहुँचाएँगी? दिल से। शरीयानें लचकदार और मजबूत ट्यूबें हैं जो कि दिल से साफ़ खून लेकर जाती हैं। जैसे जैसे शरीयानें दिल से दूर होती हैं, ये छोटी शरीयानों में तकसीम हो जाती हैं। जिस्म में सबसे बड़ी शरीयानें हमारे हाथ के अंगूठे के बराबर चौड़ी हैं, इतनी बड़ी भी हैं कि हाथ के अंगूठे जितनी हैं, और सबसे बारीक छोटी शरीयानें हमारे सर के बाल से भी ज़्यादा बारीक है, इतनी बारीक भी हैं कि सर के बाल से भी ज़्यादा बारीक हैं। सबसे छोटी शरीयानों को आर्टरियोल्स कहते हैं। ये मारूजी बन जाएगी बेटा। सबसे जो बड़ी शरीयान है उसको एओर्टा कहते हैं, जो सबसे छोटी हैं उनको आर्टरियोल्स कहते हैं। शरीयानों में तेज़ सुर्ख रंग का खून होता है। ये तेज़ सुर्ख रंग का खून में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से होता है। यानी जो ऑक्सीजनेटेड खून ब्लड है बेटा, जो तस्वीरें देखेंगे हम इंटरनेट पे, वो भी जहाँ ऑक्सीजन वाला खून होगा वो जो है इंतहाई ब्राइट रेड से उसको ज़ाहिर करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है उसको ब्लू से ज़ाहिर करते हैं। तो शरीयानें ऑक्सीजन से भरा खून दिल से लेकर जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचाती हैं। फिर आ जाएंगी वरीदें या वेन्स, जिनको कहते हैं। वरीदें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दिल की तरफ लेकर आती हैं। सबसे छोटी वरीदों को वेन्यूल्स कहते हैं। ये भी मारूजी बन जाएगी बेटा, जो सबसे छोटी वरीदें हैं उनको वेन्यूल्स कहेंगे। ठीक है, जो कि बहुत बारीक हैं। वेन्यूल्स बड़ी वरीदों से जुड़ी होती हैं और बड़ी वरीदें दिल में खुलती हैं, और वरीदों में गहरे सुर्ख रंग का खून होता है। इस खून में ऑक्सीजन कम होती है और वरीदों की दीवारें बारीक होती हैं। इन्हें शरीयानों की तरह बहुत मजबूत होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो खून दिल की तरफ आता है इसका दबाव कम होता है। शरीयानें ज़्यादा मजबूत हैं बेटा, वेन्स ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ खून को वापस लेके आना है, इनमें इतना प्रेशर नहीं होता। ये मैं आपको ना पिक्चर में दिखाऊँगा अभी। फिर आ जाएंगे कैपिलरीज बेटा। ये खून की छोटी नालियां हैं जो शरीयानों को वरीदों से जोड़ती हैं, यानी आर्टरीज को वेन से जोड़ेंगी। कई बड़ी वरीदें खून दिल की तरफ लेकर जाती हैं। सुपीरियर वेना कैवा, इसको सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर कहते हैं ऊपर से दिल में दाखिल होती है, और इन्फीरियर नीचे से दिल में दाखिल होती है। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से, और इन्फीरियर वेना कैवा जिस्म के निचले वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड खून दाएं एट्रिया में लेकर जाती हैं। 4 पल्मोनरी वरीदें फेफड़ों से दिल की तरफ खून लेकर आती हैं, और एओर्टा आ जाएगी। एओर्टा बेटा, यहाँ से ओर्टा लिख दिया इन्होंने, एओर्टा है लफ्ज़। एओर्टा सबसे बड़ी शरीयान आज़म है। ये बाएं वेंट्रिकल से साफ़ खून जिस्म में लेकर जाती है। अल्पल्मोनरी ट्रंक यानी डीऑक्सीजनेटेड खून दाएं वेंट्रिकल से लेकर फेफड़ों में जाती है। कॉमन कैरोटिड शरीयानें आ जाएंगी। कैरोटिड शरीयानें वो हैं जो बेटा दिल को ही खून पंप करती हैं। कुछ होती हैं पूरी बॉडी को करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी शरीयानें भी हैं बेटा जो दिल को ही खून पंप करेंगी। दिल तो पूरे जिस्म को खून पंप कर ही रहा है, लेकिन कुछ शरीयानें ऐसी हैं जो दिल को भी खून पंप कर रही हैं, तो उनको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। सर और गर्दन को खून पहुंचाती हैं। और ब्रेकिल शरीयान जो है या आर्टरी बाजुओं की शरीयान है, जिस पर ब्लड प्रेशर
चेक करते हैं। कोहने के अंदरूनी सतह हिस्सा पर स्टेथोस्कोप रखा जाता है और फीमोरल शरीयान टांगों को खून पहुंचाती है। तो ये फीमोरल वगैरह ये सारी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ज़रा, ये देखें बेटा, कलर पिक्चर में देख लें। ये चैम्बर ऑफ हार्ट हैं, दिल के 4 खाने बेटा। ये देखो ऊपर वाले ए से, ऊपर वाले ऐसे याद रख लो। ये एट्रिया हैं, ये राइट एट्रिया और ये लेफ़्ट एट्रिया। और ये नीचे वाले हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये 4 इसके खाने हो गए। यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया। अब इसके जो 4 चैम्बर, इनको चैम्बर कहेंगे या खाने हो गए हैं। फिर उसके बाद इनके वाल हैं, 4 वाल हैं बेटा। ये देखें, ये जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं ये 4 वाल हैं। ये देखें, ये ट्राइस्कस्पिड वाल है राइट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। और ये मित्रल वाल इसको या बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं, ये लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। फिर आ जाएगा एओर्टिक वाल, ये जो सबसे बड़ी शरीयान आज़म है इसको एओर्टा कहते हैं बेटा। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से नीचे से होता हुआ एओर्टा के दरमियान में जा रहा है। और ये पल्मोनरी वाल है जो फेफड़ों को जा रही है खून साफ़ करने के लिए। तो ये जो है राइट वेंट्रिकल से ये किस में जा रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल को खून का यकसिमती बहाव रखता है, ये पल्मोनरी वाल है। तो 4 ही चैम्बर हो गए, 4 ही वाल हो गए। और ये देखें बेटा, सबसे बड़ी शरीयान आज़म एओर्टा है जिसको रेड ज़ाहिर किया है। जहाँ जहाँ रेड है इसका मतलब ये ऑक्सीजन वाला खून बॉडी को सप्लाई कर रही है। और जहाँ जहाँ ये ब्लू नज़र आ रही हैं ये आपको बता रही हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दिल में ला रही हैं। ये सुपीरियर वेना कैवा है जो ऊपर से वेन है जो पूरे जिस्म से गंदा खून यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला किस में लेके आ रही है, राइट एट्रियम में। और ये इन्फीरियर वेना कैवा, ये देखें अल्लाह पाक का निज़ाम, एक नीचे से आके घुस रही है दिल में और एक ऊपर से आकर, और दोनों की दोनों किस में जा रही हैं, राइट एट्रियम में। ये देखें, ये राइट एट्रियम में ये पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा करके पूरे जिस्म से और किस में लेके आती है, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से होता हुआ किस में गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ किस में गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में साफ़ होने के बाद दोबारा से ये पल्मोनरी जो वेन्स हैं दोबारा किस में लेके आई, अब लेफ़्ट एट्रियम में आ गया खून। अब ये साफ़ होके आया है, जो साफ़ होके आया वो रेड नज़र आ रहा है। फिर ये लेफ़्ट एट्रियम से किस में गया, राइट में, वेंट्रिकल में नीचे चला गया ये इस वाल के ज़रिए। और इससे ये होता हुआ नीचे से एओर्टिक वाल के ज़रिए पूरे जिस्म को सप्लाई कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे समझाई हैं। अब आ जाएंगे आपकी ब्लड वेसल बेटा। ये देखें ब्लड वेसल्स जो हैं ये जहाँ जहाँ आपको रेड नज़र आ रही हैं ऑक्सीजन वाली, और जहाँ वेन नज़र आ रही हैं ब्लू वाली ये डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाली। तो ये देखें रेड जो हैं बड़ी वाली आर्टरीज़ हैं। आर्टरी मज़ीद छोटी होती हैं तो आर्ट्रियोल्स बन जाती हैं, और मज़ीद छोटी होती हैं तो कैपलरीज बन जाती हैं। कैपलरीज क्या है बेटा, आर्टरीज़ को वेन्स के साथ जोड़ेंगी, और जो बारीक वेन्स हैं वो वेन्यूल कहलाएंगी, और ये फिर बड़ी होके दोबारा क्या बन जाएंगी, वेन्स। तो सबसे बड़ी जो होती है ऑक्सीजन वाली आर्टरी होती है, और जो सबसे बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है वो वेन होती है। और ये आर्ट्रियोल्स, कैपलरीज और वेन्यूल्स ये बीच का हिस्सा होती हैं। यहाँ पर मज़ीद वाज़ेह कर दिया गया। देखें बेटा, ये आर्टरीज़ हैं, ये सॉरी ये आर्टरी आ गई, और ये जो है आपकी कैपलरीज आ गई, और ये वेन्स आ गई, ये वाली वेन्यूल्स और ये वाली आर्ट्रियोल्स। ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और मुदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यूनिटी। लिम्फेटिक सिस्टम ये जहन में रखें बेटा, ये खून के अंदर से ही एक पानी है जो शफाफ होता है, वो खून से ही निकलता है और खून में ही वापस चला जाता है। और इसका काम क्या है, पूरी बॉडी से जरासीमों को तलाश करना और उनको मारना, ताकि आप बीमारियों से महफूज रहें। इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम या मुदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यूनिटी। पहले इसकी पिक्चर देख लें। जैसे हमारा खून जो है वो खून की नालियों के अंदर से बहता है, इस तरीके से अल्लाह पाक ने लिम्फ के बहने के लिए लिम्फेटिक वेसल बॉडी में बना रखी हैं, और मुख्तलिफ़ जगह पे लिम्फ नोड बना रखे हैं, वो समझ लें पुलिस की चौकियाँ हैं। और जो लिम्फ के अंदर ना वाइट ब्लड सेल होते हैं वो पुलिस के सिपाही हैं, ये समझ लें हमारा पुलिस सिस्टम है। जो वाइट ब्लड सेल हैं ये पुलिस के सिपाही हैं, और पूरे जिस्म से बेकार चीज़ों को, जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उनको ढूंढ के लाएंगी, और जो पुलिस की चौकियाँ जिनको लिम्फ नोड कहते हैं उसमें आके उनकी ठुकाई करेंगी, उनको मारेंगी और आपको बीमारी से बचा देंगी। और जो बेकार मादे हैं वो पेशाब के ज़रिए या पखाने के ज़रिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की पहले आप पिक्चर देख लें, फिर आपको मज़ीद समझ में आएगा। ये देखें बेटा, ये जो पूरा ग्रीन निज़ाम बना रखा है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। आपकी बॉडी में 2 ही किस्म के फ्लूइड हैं, एक तो ब्लड था जो हमने पढ़ लिया, ब्लड वेसल में बहता था, और ये जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक वेसल में बहेगा। और ये देखें जो छोटे छोटे ये डॉट से बने हुए हैं ये लिम्फ नोड हैं। ये लिम्फ नोड क्या है बेटा, ये पुलिस की समझ लें चौकियाँ हैं। ये पूरी बॉडी से लिम्फ के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल जरासीमों को तलाश करके इन चौकियों में ला के उनको मारते हैं और आपके जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। ये टिश्यूज़ को
धोने का काम कौन करेगा? आपका लिम्फ करेगा। इसको मुदाफ़ियत निज़ाम भी कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसको हम मुख्तसर सा इसका देखते हैं। आपके उसमें शामिल किया गया कोई लिम्फेटिक सिस्टम पूछ ले तो इम्पोर्टेंट है, आपने लिख देना है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ की नालियाँ, लिम्फ के उज़लात, लिम्फ नोड, टॉन्सिल कहते हैं जो गले में अक्सर पक भी जाते हैं किसी के, और तिल्ली जिसको स्प्लीन कहते हैं, और थाइमस ये आपके छाती में होता है बेटा, शामिल हैं। ये सारे के सारे लिम्फेटिक सिस्टम के ग्लैंड्स हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अफ़ाल काम क्या करता है? ये सिस्टम जिस्म के रेशों में माया को जो है एतदाल में रखता है, यानी तवाज़ुन कायम रखता है। माया कम या ज़्यादा होने नहीं देता, और निज़ाम हज़म से फ़ैट को जज़ब करता है, और जरासीम और दूसरे नुकसानदेह मादों के ख़िलाफ़ जिस्म के मुदाफ़ित निज़ाम का हिस्सा है, यानी उनको मारता है। जरासीम और दूसरे बैरूनी मादों को लिम्फ नोड और खून से तिल्ली अपने अंदर खींच लेती है। यानी पहले लिम्फ में आएंगे वो बेकार मादे, और लिम्फ से कहाँ खींच लिया जाएगा? लिम्फ नोड में, वहाँ ठुकाई होगी। और खून से किस में खींच लिया जाएगा? तिल्ली में। तिल्ली भी बेटा वहाँ पे भी जाके जरासीमों की ठुकाई होती है और वो मरते हैं। टॉन्सिल जो होते हैं गले में मौजूद होते हैं, हलक में मौजूद होते हैं बेटा। ये बैक्टीरिया और नाक या मुंह के ज़रिए हलक में दाखिल होने वाले दीगर नुकसानदेह मादों के ख़िलाफ़ जिस्म का दिफा करते हैं। यानी इधर से ही, गले से ही कोई अगर एंट्री ले रहा हो जरासीम, तो ये आपके टॉन्सिल से उसको खींच के और उसी को वहीं पे ठुकाई करते हैं, भाई तू किधर जा रहा है, इधर आ भाई। हैं बालगों में टॉन्सिल साइज़ में कम होना शुरू हो जाते हैं। बाले कहते हैं बेटा जो बड़े जवान लोग हैं, उनमें टॉन्सिल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तिल्ली या स्प्लीन जो है तकरीबन बंद मुट्ठी के बराबर है। ये पेट के बाएं तरफ मौजूद है। इसका काम खून के नाक़िस जो सुर्खुलियों को ख़त्म करना और खून में मौजूद बैरूनी मवाद के ख़िलाफ़ अमल करना है। और यह खून का ज़ख़ीरा या गोदाम भी है। जैसे बेटा इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर ब्लड जो है वो स्टोर रहता है, यानी 1.5 से 2 बोतलें, सॉरी। जैसे खुदा न खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाए, खून बह जाता है, या हम किसी को खून दे देते हैं, तो हमारे जो जिस्म में खून की कमी हुई है वो तिल्ली से पूरी हो जाती है। तिल्ली के अब डबल काम हो गए। एक तो ये जो बीमार खुलियाँ हो चुके हैं खून के, उनको मारेगी, बेकार खुलियों को मारेगी, और खून को शफाफ रखेगी, और वहाँ पे स्टोर भी रखती है। फिर आ जाएगा मुदाफ़ियत निज़ाम यानी इम्यूनिटी। ये भी काम कौन करेगा आपका? यही आपका लिम्फ सिस्टम। बैरूनी मवाद जैसा कि जरासीम और नुकसानदेह कीमियाई मादों से होने वाले जो नुकसानात हैं, उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने की काबिलियत को इम्यूनिटी कहते हैं। खून के सफ़ेद खुलियाँ मुदाफ़ियत निज़ाम के खुलिये हैं। ये हड्डी के सुर्ख गुद्दे में पैदा होते हैं और फिर खून में दाखिल हो जाते हैं, और यहाँ पे जरासीमों को मारते हैं। यहाँ पे ये इजाफ़ा कर सकते हैं बेटा। तो ये था हमारा खून, दिल, खून के ब्लड ग्रुप और लिम्फ सिस्टम। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। निज़ाम तनफ़ुस जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।